नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच कई संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया। रेल मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि अग्निपथ योजना को लेकर आंदोलन के कारण 181 मेल एक्सप्रेस और 348 यात्री ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 4 मेल एक्सप्रेस और 6 पैसेंजर ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। कोई भी ट्रेन डाइवर्ट नहीं की गई है। भारत बंद की वजह से दिल्ली एनसीआर में आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत बंद का असर दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में देखने को मिला। दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स की वजह से लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि दिल्ली एनसीआर में कई जगह भारी जाम की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर और नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर भारी जाम इस समय लगा हुआ है। It's not been well thought out. You can defend it, but the fact is that there is insecurity, there is apprehension in the minds of young people. I've appealed to all young people in the country. Please do not do any violence. Don't destroy public property. It is no answer to any question. Violence is not acceptable, but people are anxious. Young people are losing the opportunity to serve in the Indian Army. In rural parts of India, it's a dream of every youngster to be part of the Army. Today you're curtailing that to 4 years, and there is uncertainty after 4 years kya hoga. And this constant change of policy post-announcement also makes people feel that it wasn't well thought out. All these changes, amendments are coming. It indicates that the policy was done in a very hurried fashion without taking stakeholders into confidence. Therefore, they should stop this scheme, reconsider the whole aspect, long-term impacts kya honge. All these things are not thought out. Young people are genuinely angry and they have the right to protest, but they must shun violence and not take law into their own hands. सरकार ने हमेशा जब जो भी स्कीम लाया है वो स्कीम को अच्छा गिनाने का में कोशिश किया है। जो किसान बिल लाए थे तब भी पूरा देश भर में इन लोग ने डंका बचाया, स्कीम बहुत अच्छा है। बाद में क्या निकला आपको भी पता है। जो इस स्कीम को भी ऐसे ही कह रहा है। पहले इनका जो नारा था 1 मैन 1 पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन, अभी वो 1 रैंक भी नहीं है, 1 पेंशन में नहीं है। देश का युवा को टेंशन देने का काम किया है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ये बात भी कही जा रही है कि रेलवे पूरा हाई अलर्ट पर है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग वही लोग एलिजिबल होंगे जिनका नाम प्रोटेस्ट में ना हो। प्रोटेस्ट कर रहे लोग को एलिजिबल नहीं माना जाएगा। देखिए, ये संविधान है। संविधान में कोई भी व्यक्ति अपना आवाज उठा सकता है, उनके बात रख सकता है। सरकार ने जानबूझ के किस तरीके के इस अग्निपथ को लेकर तमाम युवा लोग के जो जिंदगी में खेल करने का काम कर रहा है, उसको शर्म आना चाहिए। रहो रफू कर दो, कामिज की हालत क्या होगी, ये सरकार की हालत वही होगी। हम तो चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की नौजवानों के साथ खिलवाड़ मत किया करो, संगन में लेते हुए करो ना। हमारे फौज के बड़े बड़े लोग सब कहते हैं ये नहीं वो करो, वो नहीं ये करो, तो कीजिए ना। क्यों लोग को झूठ कहे कर, क्यों लोग को झूठ उम्मीद पैदा कर, क्यों लोग को गुमराह करने का कोशिश किया जा रहा है। आप ये कह दो कि हमारे पास पैसा नहीं आई, सैलरी देने में हम नाकाम रहे, हमारे पास पैसा नहीं है, पेंशन हम नहीं दे सकते, तो फिर फैसला हो जाएगा। हम सबको बुलाइए, हम आपको सलाह मशवरा देंगे क्या करना चाहिए। क्योंकि ये फौज से मोदी जी की नहीं, फौज हिंदुस्तान के हैं, जिस फौज के साथ हम सबको लगाव है और सब हम हमारी फौज के मुरीद भी हूँ। देखिए, जिस तरीके से शांतिपूर्ण धरने की भी हमें इजाज़त नहीं मिल रही, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की भी हमें इजाज़त नहीं मिल रही, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। आज का जो प्रोटेस्ट है इसमें क्या डिमांड रहेगा? हमारी मांग है अग्निपथ योजना वापस हो और दुरुपयोग, जांच एजेंसियों का, ईडी का दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधना बंद हो। चलिए, इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भरत सिंह जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पीयूष पंत जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। अवस्थी जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। प्रदर्शन प्रदर्शन प्रदर्शन, बस यही दिख रहा है पूरे देश भर में, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। पहले प्रदर्शन करो, फिर भारत बंद का ऐलान करो, तोड़फोड़ करो, आगजनी करो, अंततः नुकसान किसका?
देखो पल्लवी जी, पहला तो किसी भी अहिंसा को छोड़कर हिंसा को करने वाले लोगों को हम कहीं पर भी छोड़ेंगे नहीं। यदि यही लोग तो ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, फौज में जाएंगे क्या? और इस सब चीजों के ऊपर कांग्रेस और हमारे विपक्ष के दलों को रोटी सेकने का मौका मिल जाता है। ना पॉलिसी समझ में आती, ना लॉन्ग टर्म विजन है। बस यदि कोई विरोध है, कहीं पर किसी तरीके का कुछ लोगों ने उसको यदि विरोध किया है, तो कांग्रेस और हमारा विपक्ष उनके साथ खड़ा हो जाता है, क्योंकि अपनी दम पर कोई विरोध करना हमारे विपक्ष के लोगों को आज की तारीख में पता नहीं चल पा रहा, कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए कोई भी विरोध होगा, चाहे आपने किसान आंदोलन देखा हो, चाहे आप अभी ये देख रहे हैं आंदोलन अग्निपथ, इसके पहले बिहार का रिक्रूटमेंट आंदोलन था, उसके पहले हिजाब का आंदोलन था। इन सब आंदोलन चालू होने के एक दिन बाद कांग्रेस कहता हम भी इनके साथ खड़े हुए हैं। ये तो समस्या है। और आप देखो दिल्ली के अंदर एक तरफ ईडी को लेके ईडी क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका जवाब नहीं दे पा रहे। बोले मोतीलाल वोरा जी देखते थे, उन्हीं को मालूम था। वो उनकी 5% भी टोटल मिला के वो नहीं थी। अब जवाब देना नहीं है, प्रश्नों को घुमाना है। अभी दिल्ली में मेरे को पता लगा कि 45 मिनट तक ट्रेन को रोककर कांग्रेस के लोगों ने शिवाजी ब्रिज के ऊपर हुड़दंग मचाया। ये चरित्र है उनका। कोई विषय है, बात करें, पार्लियामेंट में डिस्कस करें, बुलाए, हमसे बात करें। सेना के एक्सपर्ट लोगों ने ये तय किया है। आज तक आंदोलन इस बात के हो रहे थे कि हमको रोजगार वीके चाहिए। सिंह कह रहे हैं, आज अवस्थी आंदोलन हो रहा साहब, है वीके कि सिंह हमको कह इस रहे तरीके से हैं रोजगार कि नहीं चाहिए। अगर आपको अग्निपथ स्कीम समझ नहीं आ रही है तो आप सेना में भर्ती मत होइए। अगर आप सारे तो मैं युवाओं कहता ने ये सोच लिया कि हमें सेना में जाना ही नहीं है क्योंकि हमें योजना समझ नहीं आ रही है, आप कर लेंगे? आप जाएंगे क्या अवस्थी जी वहां पर सरहदों पर सुरक्षा करने के लिए? ये कौन सी तुक वाली बात ये हुई? विषय है ही नहीं यहाँ पर। पल्लवी जी, ऐसा कष्ट में आप पूछे भी ना कि आप जाएंगे या हम जाएंगे। मैं आपके शब्दों को ज्यादा कटाक्ष ना करते हुए सीधा एक जवाब दे रहा हूं। 21 साल की उम्र तक कितने लोग 22-23 लाख रुपए कमाकर और डिसिप्लिन होकर तैयार होते हैं? आप या हम तैयार हो गए थे क्या जॉब करने के लिए? और यदि उस चीज को कोई समझा नहीं पा रहा है तो कम से कम आप अपने चैनल के ऊपर खड़े होकर बैठकर इन विषयों को जरा ढंग से रखिए। और कौन से पेरेंट्स ये समझाते हैं अपने बच्चों को कि 4 साल की नौकरी है आपकी, आप कीजिए 4 साल की नौकरी? आप समझा रहे हैं क्या अवस्थी जी अपने बच्चों चैनल? को? पल्लवी जी, आज इस यदि सेना ये कहती कि हमको 12,500 लोगों को ही अपॉइंट करना है तो किसी को ऑब्जेक्शन होता क्या? 25% यदि हम पूरे देश में अपॉइंट करते, हम नहीं 50,000 लोगों को पर ईयर नहीं सेना में लेते तो कोई दिक्कत थी क्या आपको? कोई ऑब्जेक्शन होता क्या? यही इसी तेवर में 1.5 साल तक किसान आंदोलन और कृषि कानूनों की पैरवी की गई थी सर, और उसके बाद अंततः वो आपको वापस लेने पड़े। इसी तेवर में करते हैं आप लोग, और उसके बाद विरोध प्रदर्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपको अपने पैर पीछे खींचने पड़ते हैं। पल्लवी जी, जब हमारे टीवी चैनल के एंकर को प्रोजेक्ट समझ में नहीं आता है, वाह, आपको लगता है टीवी चैनल्स के एंकर को प्रोजेक्ट समझ में नहीं आ रहा है? हजारों लाखों युवा इस समय सड़कों पर हैं, उन्हें प्रोजेक्ट समझ में नहीं आ रहा है। कई पूर्व सैनिक ऐसे हैं जिन्हें प्रोजेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ताओं को सारा प्रोजेक्ट समझ में आ रहा है। बिल्कुल पल्लवी जी, और समझना एक काम करते हैं ना अवस्थी जी, सारे चैनल बंद करवाइए। आपके तो हाथ में आप करवा सकते हैं, सारे चैनल्स बंद करवाइए। जितने भी युवा इस समय सड़कों पर है सबको जेल में भर दीजिए। ये आप कर सकते हैं क्योंकि ये आपके हाथ में है। पल्लवी जी, किस तरीके की भाषा आप यूज कर रही हैं, आपको खुद जब ये टीवी चैनल के बाद आप देखोगे तो आपको बुरा लगेगा।
कम से कम मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब पूरा देश जल रहा हो, हाँ, ऐसे मुझे विषयों बुरा को- लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि पिछले 2 महीने से देश सिर्फ जल रहा है, अलग अलग मुद्दों पर देश जल रहा है। मुझे इस बात का बुरा लग रहा है और मुझे बुरा लग रहा है कि मेरी भारत सरकार देश में शांति व्यवस्था बनाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। हम जिन्हें वोट देकर आए हैं, भारी बहुमत से लेकर आए हैं, वो हमारे देश को जलने से बचा नहीं पा रहे हैं। में सहायता करनी चाहिए। क्या सहायता करूं मैं आपकी? आपको सहायता की जरूरत है, हम सहायता करने को तैयार है। रोकिए ना सर, पूरा देश चल रहा है 2 महीने से। कांट यू सी दैट? हर मुद्दे पर इस तरह का प्रदर्शन, हर मुद्दे पर देश को जला देना, शांति व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी किसकी? इस तरीके से चैनल पे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपको जिस और आप प्रश्न का पैरवी मत जवाब कीजिए। चाहिए, मैं जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनकी आपको पैरवी जवाब ना देने करें को आप। तैयार हूँ। हर प्रश्न का जवाब देने को तैयार हूं। अब मैं प्रोजेक्ट बताने को तैयार हूं, मैं समस्या बताने को तैयार हूं। पर आप इस तरीके का, यदि इस तरीके से चैनल की डिबेट चालू करेंगी तो हमारे जो पेपर यंग जनरेशन, उनको सहायता मिलेगी देश को जलाने के लिए। इसलिए मेरा अनुरोध है आपके चैनल पर और आपसे खासकर न्यूज चैनल सहायता कर रहे देश जलाने में। आप अपने विचार प्रकट कर दीजिए अवस्थी जी कि न्यूज चैनल देश जलाने में सहायता कर रहे हैं। वाह, देखिए पल्लवी जी, समझाइए, मैं आप टीवी चैनल प्रोजेक्ट से छोड़ के समझाइए, चला चलिए। जाऊंगा। आप इस प्रोजेक्ट तरीके की से पैरवी वाह कीजिए। और इस तरीके से नहीं, अवस्थी जी चलिए, आप प्रोजेक्ट समझाइए ना, अब समझाइए, समझाइए। आपका हमको मत समझाइए। आप तमीज से बात करें अवस्थी साहब, तमीज से बात करें। और इस तरीके की, आप तमीज से बात करें सर, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। और मैं आपको कह रही हूँ कि समझाएं प्रोजेक्ट, आप समझाइए ना। मुझ पे चिल्लाने से आपको लगता है कि आप अपनी गलतियों को सही कर देंगे, तो आप गलत हैं सर। आप अपने शब्दों को सही तरीके से प्रयोग करिए। मैं आपसे इतना ही अनुरोध कर रहा हूँ। मेरे शब्द आपको बुरे लग रहे हैं और आपके फैसले आपको सही लगते हैं। हमारे शब्द, चैनल्स के प्रेजेंटेशन आपको बुरी लगती है, लेकिन आप लोगों के फैसले आपको सही लगते हैं, जबकि देश जल रहा है। हर फैसले के खिलाफ देश जल जाता है। देने को तैयार हूँ आपको, तो दीजिए ना जवाब। आपको फुर्सत मिले मुझ पे चिल्लाने से, तब तो आप जवाब देंगे ना अवस्थी जी। नहीं, आपको फुर्सत मिले मेरी बात सुनने के लिए। पॉइंट पर आए, पॉइंट पर आ जाते हैं। बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए। बताइए ना क्या गड़बड़ है? आप कितनी साल में जॉब करने के लिए तैयार हो, इसी बताइए। आप कितने साल में जॉब करने के लिए पहली बार गई थी? मैं पिछले 7 साल से नौकरी कर रही हूँ सर, और मेरी उम्र 26 साल है। तो मुझे मत बताइए कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। भारत का यंग पीपल, भारत का यंग पर्सन आज 21 साल के बाद जॉब करने को तैयार होता है। जब तक हम इसको ट्रेन करके तैयार कर देंगे, इसमें क्या गलती है आप बताइए। दूसरी चीज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो 25% लोग सेना में जाएंगे, 75% लोगों को बाकी जगह सर्विसेज मिल रही है, दुनिया भर के कोटे बताए गए हैं, वो आपको समझ में नहीं आएगा पल्लवी जी। तीसरी चीज जो आपको बताना चाहता हूँ कि भारत के निर्माण के लिए, और यही नहीं, इजराइल से लेकर अमेरिका तक इस तरीके की सर्विसेज सब जगह लागू करी गई है, वो आपको नहीं समझ में आएगा। और हम कोशिश समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप चैनल के लोग उसको अलग तरीके से व्यंग्यात्मक बात हमसे कर रहे हैं। आपके पक्ष में जब अवस्थी जी हम रखते हैं ना, तो हम आपको बहुत अच्छे लगते हैं। फिर आप एएनबी की तारीफों के पुल बांध देते हैं सर, जब हम विपक्ष से सवाल कर रहे होते हैं। लेकिन अभी आपके ऊपर, आपकी मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो आप सारे चैनल्स को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। आज देश जल रहा है, आपकी पहली अपील ये होनी चाहिए कि सब लोग शांति रखें। आपने वो नहीं किया। आप देखते हैं एएनबी, आप देखते हैं एएनबी प्रोजेक्ट में पूछना है कि कितनी बार अपील कर रहे हैं। पल्लवी जी, आप क्यों मेरे से इस चीज के लिए बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूं आपको प्रोजेक्ट समझना है, मैं समझाने को तैयार हूं, उसकी क्या फायदे हैं वो बताने को तैयार हूं। हमने सीनियर सर्विसेज के ऊपर, चाहे वो किसी को बड़ी सर्विसेज चाहिए, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में चाहिए, वो लोग तो अभी भी जॉब है सेना में। आज सेना का 65% बजट केवल सैलरी और उस पे जाता है, पेंशन पे। यदि कहीं ना कहीं आज से 20 साल पहले सेना की रिक्वायरमेंट कुछ और थी, आज और कुछ और है। आज रिमोट सेंसिंग से लेकर सैटेलाइट तक से सब तरीके से सुरक्षा करी जा सकती है। तो ये समझ में आना पड़ेगा, और उसको चैनल पे बैठ के आपको और हमको समझना पड़ेगा। ऐसे तू तड़क करके बात करने के लिए किसी को कोई अधिकार नहीं है, किसी प्रवक्ता के साथ। मैंने आपसे तू करके बात की भी नहीं अवस्थी जी।
वाह, तो ये सब क्या लैंग्वेज है? आप बिल्कुल ये क्या बेबुनियाद लैंग्वेज है आपकी? आरोप लगा रहे नहीं, हैं। आप जाइए आप रिवर्स में यदि- जाकर देखिए कि क्या मैंने आपके साथ तू तड़ाके की भाषा का इस्तेमाल किया। ये मेरे आपने क्या संस्कार भाषा नहीं है सर कि मैं प्रयोग इस किया तरीके है? से बात करूं। पल्लवी राजपूत जी, आपने क्या भाषा का प्रयोग किया है वो आप इसको बाद में रिवाइंड करके समझ लीजिएगा। सर आप रिवाइंड करके देखिए, और अगर आपको इतनी दिक्कत है तो मैं अभी मंगवा देती हूँ रिवाइंड करके, हम यही क्लिप दोबारा प्ले करके दिखा देते हैं। आप चाहते हो कि मैं डीबी डिबेट छोड़ के जाऊं? क्या आपको जबरदस्ती यहाँ लाइए, बिठाया गया? आप लाइए अभी। आपने वाह, आप यहाँ बैठे हैं वाह, सर इस तरीके अपनी के- स्कीम आप इस समझाने तरीके के के लिए। सेंटेंस कैसे बोल रहे हैं? आप यहाँ पे नहीं, आप बैठे कैसे हैं बोल- अपनी स्कीम समझाने के लिए सर, मुझसे लड़ने के लिए नहीं बैठे बिल्कुल हैं हम आप। समझा रहे हैं, मैं 100 बार समझाऊंगा पल्लवी जी, पर वहां वाह या इस तरीके के और सेंटेंस जबरदस्ती समझाऊंगा, जबरदस्ती समझाएंगे। भरत सिंह जी, वो जबरदस्ती समझाएं या ना समझाएं, आप जबरदस्ती ट्रेनें क्यों रोक रहे हैं? वैसे दुखी है यहाँ लोग, यात्री परेशान हो रहे हैं, स्टेशनों पर पड़े हैं, और आप अलग ही ट्रेन रोककर अपना पता नहीं कौन सा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। पल्लवी जी मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है और आप अपनी आवाज उठाइए और लोगों को कहिए कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। ठीक ठीक। पहले तो मैं लेट जुड़ा, उसके लिए खेद के लिए माफी चाहता हूँ। और जहां तक मैं जितना सुना, भाजपा के जो हमारे साथी बैठे हैं, जिस भाषा में और जिस तरह से बात कर रहे हैं आपसे, एक टीवी एंकर से बात कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो हम लोग कह रहे थे कि तानाशाही इसी को कहते हैं, तानाशाही जो चल रही है। और आज ये दिख रहा है कि अगर भाजपा का एंकर अगर बैठ के अगर एक टीवी के एंकर को धमकाता है, तो धमकाने वाली बात हो गई ना सीधा। और बहुत सारे ऐसे ये क्या होता है? धमका रहा है, आप वो जाने दीजिए अवस्थी जी, और ठीक मैं है, क्या बात ठीक कर रहे है, थे क्या नहीं, 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 वो बात की बात है। अभी हम खुद- देश पर आ मैं जाते खुद- हैं, अग्निपथ पर आ जो मैं जाते सुना, हैं। जितना मैं सुना मैं उस पर बहस कर रहा हूँ। मुझे ये कहीं से भी अच्छा नहीं लगा कि भाजपा का कोई भी प्रवक्ता इस तरह से एक न्यूज एंकर को ये कहे कि आप अपनी बातों को इस तरह से मत रखिए, आप क्या समझती हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई एंकर जो है वो तू तड़ाक से बात करता है। मैं जहां तक टीवी चैनलों पर बैठता हूँ, अभी तक कोई भी टीवी चैनल हो गया, भाजपा के सपोर्ट का भी टीवी चैनल हो गया ना, तो भी वो इस तरह से बात नहीं करता है। और किसी की हिम्मत भी नहीं है आज की तारीख में भाजपा के प्रवक्ताओं से या नेताओं से बेचारे कैसे बात करेंगे। उनको भी अपनी नौकरी करनी होती है और अपने आकाओं को खुश करना होता है। तो मैं इसका खंडन करता हूँ, इस तरह से व्यवहार न किया जाए किसी भी एंकर के साथ, किसी भी चैनल के एंकरों के साथ। और मैं आता हूँ, अब आपने कहा कि आपने क्यों जो है ट्रेनें रोक दी हैं, आपने क्यों लोगों को परेशान करके रखा है, देश के सभी लोग परेशान है। हाँ पल्लवी जी, सचमुच देश के सभी लोग, जनता परेशान है, देश का एक नुकसान हो रहा है। देखिए ये कोई पैसा कांग्रेस पार्टी का पैसा नहीं है, भाजपा का पैसा नहीं है, ये आम देश की जनता के टैक्सों से जो पैसा जमा होता है उसी से ये देश की संपत्ति बनती है। मैं तो इतना कहूंगा देश के उन सभी नौजवानों से कि सत्याग्रह करिए। किसानों ने किया था, थोड़ा समय लगा, देर लगी, 1 साल का समय लगा, 700 किसान मारे गए, उसका अफसोस जो है भाजपा के किसी भी प्रवक्ता को और किसी भी नेता को नहीं होगा। बड़े ताव से और बड़े जो है मजबूती के साथ जब शुरुआत किए थे, ये लोगों ने जो है तीन अध्यादेश लाए थे, जिसको हम लोग काला कानून कहते थे। बड़े दलील देते थे, सारे भाजपा के प्रवक्ता बैठ के, सारे नेता बैठ के, मंत्री बैठ के कि नहीं ये सही है और यही रहेगा। फिर मैं कहना चाहता हूं, उसमें 700 हमारे देश के किसान मरे नहीं है, शहीद हुए हैं। और उसी तरह से 2-3 जो मौतें हुई हैं इन नौजवानों की, वो जो है मौतें जो है नहीं, वो शहीद हुए हैं, क्योंकि वो आज नहीं तो कल सेना में जब भर्ती होंगे जाते थे तो अपने छाती पे गोली खाते थे। लेकिन मजबूरी ये हो गई है, विवश ये हो गई है कि एक सेना का नौजवान जो जाना चाहता था और उसको दूसरे सिपाही का एक नौजवान जो पुलिस में है, उसने गोली से उसके जो है सीने को छलनी कर दिया। तो ये दुख की बात है। मैं नौजवानों से यही कहूंगा कि हाँ, सत्याग्रह का जो है मार्ग अपनाइए और जरूर पूरे देश में हड़ताल होनी चाहिए। पहले आप कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से कहें कि वो सत्याग्रह अपनाएं सर, क्योंकि मैंने जो स्टार्टिंग में आपसे बात करी सर, दिल्ली में जो स्टेशन पर आज ट्रेन रोकी गई है वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से रोकी गई है। आप अरे सुन रहे हैं मेरी? मैं कह रहा हूँ कि हाँ, मैं इस कानून के विरोध में हूँ। मैं एक कांग्रेस का प्रवक्ता ये कह रहा हूँ टीवी के चैनल पे बैठ के, हाँ मैं विरोध में हूँ। इसलिए विरोध में हूँ क्योंकि जब वो 4 साल के बाद वो जब
अग्निपथ वीर जो जिसको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा, और जब 4 साल के पास रिटायर होके आएगा तो इनके नेता विजय कैलाश वर्गीय जो महासचिव हैं इन भाजपा के, और वो अपने ऑफिस में इनको नौकरी देंगे, वॉचमैन की नौकरी देंगे। हाँ, मुझे शर्म आती है ऐसे नेताओं के बयानों पे और ऐसे नेताओं और भाजपा पे जो ये कहती है खुलेआम कि वो जब रिटायर हो जाएंगे तो पहला प्राथमिकता मैं दूंगा, और मेरे ऑफिस के बाहर ये भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हैं इनके ऑफिस के बाहर वो वॉचमैन की नौकरी करेगा। क्या हमारे देश का नौजवान इस तरह से हो गया है कि वहां से निकलने के बाद में भाजपा के प्रवक्ताओं के और भाजपा के नेताओं के सामने ऑफिस पे आके वहां पे नौकरी करेगा और अदानी अंबानी के घर पे जाके जो है वॉचमैनी का काम करेगा? इसलिए जो है अग्निवीर की जो है इन्होंने परिकल्पना की है, और इसलिए जो है 4 साल में कह रहे हैं कि हम जो है अग्निवीरों के लिए ला रहे 25 लाख। कौन सा 25 लाख रुपया दे रहे हो? 4 साल में जो है उनका पेमेंट जो होता है वो 12 लाख रुपया दोगे, और 12 लाख रुपया जो है रिटायरमेंट के बाद दोगे। आपके नेता बैठ के पेंशन लेंगे, सांसद पेंशन लेंगे, देश के प्रधानमंत्री पेंशन लेंगे, विधायक पेंशन लेंगे, और वो जो वीर अपनी छाती पे गोली खाने वाला है वो वीर क्या करेगा? पेंशन उसको नहीं मिलेगा। जिस देश की रक्षा के लिए जो हम लोग आज बैठ के यहाँ पे सुकून से बात कर रहे हैं, और वो सुकून का अगर कोई सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो देश का वीर होता है। और उस वीर के लिए पल्लवी जी ये लोग क्या करेंगे पता है? वॉचमैनी की नौकरी देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके नेता कैलाश विजय अभी अवस्थी जी ने आपको और मुझे और देश को ये बात समझाने की कोशिश की है कि अब तकनीक बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है, उसके अलावा लगातार खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, राजस्व की हानि हो रही है, तो कहीं ना कहीं से तो इस हानि की पूर्ति करनी ही होगी। वो अपने हिसाब से तर्क दे रहे हैं, उनके तर्क भी हमें सुनने होंगे, उसके बाद देखते हैं युवा क्या लेते हैं निर्णय। लेकिन आज जिस तरीके से भारत बंद का ऐलान किया गया, पूरे देश में सिर्फ प्रदर्शनों का दौर चल रहा है, ये तस्वीरें कहीं से भी सुखद नहीं है, और कुल मिलाकर हमारे ही देश की छवि धूमिल हो रही है कि शांति के लिए हम जितना जाने जाते थे वही शांति अब कम होती जा रही है दिनों दिन। मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास, काफी देर से पीयूष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं, एक रिएक्शन उनका भी ले लेते हैं। पीयूष पंत जी, ये प्रदर्शनों का दौर कैसे थमेगा? और अग्निपथ स्कीम जो लाई गई है, कल फिर से तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने प्रेस वार्ता की, एक बार फिर से समझाया गया कि किस तरीके से जो ये स्कीम है वो युवाओं के लिए ठीक है। आप कितना सहमत हैं? और जो लगातार बजट की बात कही जा रही है, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र पर व्यय बढ़ता ही जा रहा है, उस बजट को क्या कहीं और से कंट्रोल नहीं किया जा सकता था? देखिए पल्लवी जी, ये निश्चित रूप से देखिए एक गलत तरीके से बेरोजगारी की समस्या का निदान करने के लिए एक गलत तरीके से सोची गई जो है कि एक योजना है, जिसका परिणाम और जिसको पूरी तरह से सोचा समझा नहीं गया। और इसीलिए आप देखिए कि आज जो है युवा जो है पूरी तरीके से एजिटेटेड है यहाँ पे और सड़कों पे उतर आया है, क्योंकि देखिए बेरोजगारी बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, तमाम आंकड़े यही इंडिकेट कर रहे हैं। और ये तो सरकारी आंकड़ा ही है, जो आरबीआई का आंकड़ा है कि पिछले 5 साल में जो है 2 करोड़ 10 लाख जो है कि नौकरियां जो है वो खत्म हो चुकी हैं, और 45 करोड़ युवा जो है नौकरी उसने ढूंढना ही जो है कि वो बंद कर दिया। ये हालात पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो निश्चित रूप से देखिए जो युवा थे पिछले 4 साल से जो सेना में भर्ती नहीं हुई थी, उसको लेके लगातार वो तैयारी कर रहे थे, और कि वो इसीलिए आपको याद होगा, देखिए पल्लवी जी की अभी हाल में जो है कि रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह जी एक सभा को जो है संबोधित कर रहे थे, वहां पे युवाओं ने ये सवाल भी उठाया था, भर्ती का तमाम आवाजें उठ रही थी। उन्होंने कहा था होगी होगी होगी, एक आश्वासन देते उन्होंने कहा कि होगी होगी, लेकिन अंत में सरकार लेके क्या आई? अंत में सरकार एक झुंझुना लेके आई, वो कि हम क्या देंगे आपको भविष्य में। चलिए वो छोड़ दीजिए, भविष्य में आप 4 साल दे रहे हैं, उसमें कुछ पैसे दिए जाएंगे अंत में, लेकिन हुआ क्या है? देखिए दरअसल गुस्सा क्यों युवाओं में कि जो एग्जामिनेशन उनको देना था, कई एग्जामिनेशन उन्होंने दिए, कई एग्जाम क्लियर किए, वो लगातार दौड़ के अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे और तैयारी में थे, अचानक से वो सब चीजें खत्म कर दी गई, और ये 4 साल की योजना ले आई गई, और एक ऐसी योजना जिसमें कि आपको देखिए जो स्किल डेवलपमेंट, जो ट्रेनिंग दी जाएगी, अभी वो भी क्लियर नहीं है कि ट्रेनिंग से क्या हासिल होगा, क्योंकि देखिए 6 महीने में आप क्या ट्रेनिंग दे पाएंगे? कोई लाठी भांजना तो वहाँ है नहीं है। वहाँ पे आप किस तरह की मिलिट्री ट्रेनिंग देंगे? वहाँ पे
जो वो एक्सपर्ट हो जाएगा आगे चल के, और वो फ्रंट में जो है युद्ध कर पाएगा। पूरा का पूरा ये उसमें छुट्टियां अगर उसको आप देंगे तो 6 महीने और उसके निकल जाएंगे। तो पूरा का पूरा जो खाका खींचा गया है वो कहीं से जो है कि वो इस एक अनिश्चित भविष्य की ओर ले जाता है। और इसकी क्या गारंटी है कि वो जो युवा जिनको आप 4 साल के लिए रख रहे हैं उनको आप फ्रंट में चीन के साथ जो है वहां पे उनको झोंक देंगे और वो शहीद हो जाएंगे। और चूंकि उनको जो है एक्स सर्विसमैन का कोई स्टेटस नहीं है, उनको कुछ भी सुविधा नहीं मिलेगी। तो एक अनिश्चित भविष्य को लेके युवा बहुत आशंकित है। ये एक कहा जा रहा है कि साहब आपको जो है 22 लाख 23 लाख मिल जाएगा, 17 साल में किसको नौकरी मिल जाती है। ये देखिए, आप भारतीय मानस को समझिए, भारत का जीवन दूसरी तरह का है। भारतीय युवा जो है एक नौकरी करना चाहते हैं, लंबी अवधि की नौकरी करना चाहते हैं। यहाँ पे ये विदेश नहीं है जहाँ की प्रति घंटे आपको मजदूरी मिलती है। ये अमेरिका नहीं है जहाँ प्रति घंटे मजदूरी मिलती है। ये इजराइल नहीं है जहाँ पे जो है कि एक सैन्य देश है वो एक पूरा का पूरा। वहाँ की मानसिकता पूरी वही है, सैन्य मानसिकता है। ये एक लोकतांत्रिक देश है। इजराइल एक लोकतांत्रिक देश नहीं, वहाँ चीजें थोपी जाती हैं। यहाँ पे एक भारत दूसरा है, यहाँ की अर्थव्यवस्था दूसरी है, यहाँ का ग्रामीण अंचल दूसरा है, उनकी समस्याएं दूसरी हैं। यहाँ युवाओं की उनका जीवन है नौकरी से जुड़ा होता है, उनका जीवन है, उनका शादी विवाह उनकी नौकरी से जुड़ा होता है। और वो कम से कम 15-20 साल जो है नौकरी करना चाहते हैं, उसके बाद चाहे तो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। और जहां तक ये बात कही जा रही है कि साहब आप तो कोई भी वक्त कुछ काम कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, तो उसका हाल हमने देखा कि कितनी स्कीम सरकार लाई है, स्किल डेवलपमेंट की लाई है, रोजगार देने की, जिसमें आप अपना जो है कि रोजगार स्थापित कीजिए, वो पूरी तरह से सब असफल हो चुके हैं। ये पूरे आंकड़े बता रहे हैं उस चीज को। तो इस बात को समझना होगा, युवाओं में इसीलिए आक्रोश है, इसीलिए वो सड़क पे आ गए हैं। अब उसमें ये भी है कि कुछ जो अराजक तत्व भी शामिल हो गए निश्चित रूप से, जो हम इस तरह का हिंसा देख रहे हैं। लेकिन एक जो गुस्सा है कि आपने हमें जो नौकरी देनी थी, हम जिसके लिए 4 साल मेहनत कर रहे थे, हमने तमाम हर्डल क्रॉस किए उसके लिए, और जब फाइनल हमको आपको लेना था सेना में, तब आपने जो है हमें अंगूठा दिखा तीनों दिया। सेनाओं के और आप प्रमुख एक नई बैठ रहे योजना हैं ले सर, आए, लगातार एक इस ऐसी योजना स्कीम लेके पर आए चर्चा जो चल रही हमें है, एक बैठ के अनिश्चित चल रही भविष्य की ओर ले है। जाएगी। तीनों सेनाओं के प्रमुख इस स्कीम की अगर आपका पैरवी कर disturbance रहे बहुत आ हैं तो रहा उसका है। कोई तो वजह होगी ना। या फिर हम ये कह दें कि नहीं, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उन पर भी पॉलिटिकल प्रेशर है। पीयूष जी, आवाज नहीं मिल रही है शायद पीयूष जी को, एक बार फिर से उनकी फोन लाइन पैच करवा लीजिए। अवस्थी साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? डिस्टर्बेंस है आवाज में बहुत। अभी क्लियर मिल रही है सर मेरी आवाज? ठीक है, एक बार फिर से फोन लाइन पैच करवा लेते हैं सर तीनों मेहमानों की, क्योंकि आवाज पहुंच नहीं रही है। तो केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच कई संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया। रेल मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि अग्निपथ योजना को लेकर आंदोलन के कारण 181 मेल एक्सप्रेस और 348 यात्री ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 4 मेल एक्सप्रेस और 6 पैसेंजर ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। इस बीच दिल्ली के शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना के खिलाफ ट्रेन रोकी। जिस ट्रेन को रोका गया वह राजस्थान के श्री गंगानगर जा रही थी। फिलहाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहां से हटाकर ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली के कनॉट प्लेस पर भी कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर जाकर बैठ गए हैं। दिल्ली का आनंद विहार स्टेशन हमेशा यात्रियों से खचाखच भरा रहता था, लेकिन अब वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से बिहार के लिए सबसे ज्यादा ट्रेन रवाना होती थी, लेकिन इस वक्त बिहार में काफी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिस वजह से ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। कुल मिलाकर अग्निपथ योजना के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से प्रदर्शन के नाम पर हिंसक घटनाएं हो रही हैं। इसमें सरकारी संपत्ति से तोड़फोड़, आगजनी आदि शामिल हैं। प्रदर्शनकारी अब तक कई ट्रेनों और बसों को आग के हवाले कर चुके हैं।
भारत बंद के बीच दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर भारी जाम नजर आ रहा है। कई ट्रेनें रद्द हैं, जिसके चलते दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर भी यात्रियों की भारी भीड़ इस समय लगी हुई है। भारत बंद के दौरान दानापुर यानी कि बिहार के दानापुर में जबरदस्त तरीके से आगजनी की गई है। लखीसराय में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। लखीसराय में विशेष निगरानी रखी जा रही है। यहाँ उपद्रवियों ने अधिक आतंक मचाया। अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद का असर हर जगह दिखाई दे रहा है। इस मसले पर हम चर्चा करते रहेंगे, उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज कई संगठनों ने और युवाओं ने भारत बंद का ऐलान किया है। अग्निपथ स्कीम के विरोध में इस बंद का ऐलान किया गया है, जिसका असर पूरे भारत से देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। अवस्थी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है। सर, अगर हम बिहार की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है भारत बंद का भी और प्रदर्शन का भी। अब सवाल यहाँ ये है कि नीतीश कुमार की चुप्पी क्या दर्शा रही है? कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि मैं बड़ा इस बात का समर्थन करती हूँ कि वाराणसी में जो तोड़फोड़ की गई है, अब प्रदर्शनकारियों से ही संपत्ति की वसूली की जाएगी। कुछ इस तरह के कठोर फैसले होने चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए कि आपको कहाँ क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन बिहार से ये फैसले नदारद क्यों हैं? अभी कुछ समय पहले, मेरे को लगता है 6-8 महीने पहले, एक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की भी भर्ती को जब होल्ड किया गया जी, तब इसी तरीके के बिहार से हम लोगों ने देखा है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बिहार से बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते होंगे, ये हो सकता है। बिहार में एक बहुत बड़ा कोचिंग माफिया भी है। जितने भी पेपर लीक होने और इस तरीके की घटनाएं आती हैं, वो कोचिंग माफियाओं के माध्यम से आती हैं और समय समय पर वो उस पर एक्शन भी हो रहे हैं। और जो पिछला जो रेलवे रिक्रूटमेंट का जो हड़ताल हुई थी, स्ट्राइक हुई थी और लड़कों ने तोड़फोड़ करी थी, तो उसमें फिर वो एक खान कोचिंग करके उसका मैटर भी आया था। पुलिस जानकारी जांच कर रही है। वो चीज़ों को पल्लवी जी कहना चाह रहा हूँ कि पहले 2 दिन ऐसा लगा कि शायद समझ में आ जाएगा, प्रोजेक्ट समझ में नहीं आया है, आज आया है। कल ही सब चीज़ें लोगों को स्ट्राइक कैसे होगी उन्होंने समझने की कोशिश की भी है या नहीं की है। और उसके बाद फिर बिहार सरकार ने भी 1.5 दिन के बाद उस पर एक्शन लेना चालू किया और बहुत सारे लोग जो इस पे रिकॉर्ड में आए, उनकी फोटोग्राफ्स आए, उस पर एक्शन भी ले रही है। और छात्रों पर क्या एक्शन लेना, यदि उनको समझा कर, आपको याद होगा जब आरक्षण के मुद्दे पर कुछ लोगों ने विरोध में या उसके पक्ष में हड़तालें करी, तो बाद में सबको माफ किया। छात्र अवस्थी जी, देखिए, छात्रों पर एक्शन की बात नहीं है। अभी जितने बिहार में हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर हैं, इनमें से महज 10 ही ऐसे होंगे जिन्हें सेना में जाना होगा, बाकी सिर्फ उत्पात मचाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। पल्लवी जी, दोनों चीजें हैं इसमें। जब इस तरीके का आंदोलन होता है, उसमें विपक्ष का सहयोग मिलता है उनको और अराजक तत्वों की एंट्री होती है। तो वो जो एक स्ट्राइक होती है, जो एक हड़ताल होती है, वो वायलेंट हो जाती है। यहाँ बच्चे सामने खड़ा करके स्टूडेंट्स को कुछ 10% जो स्टूडेंट्स को आप शक्ल देख रहे हैं जिस तरीके की है, वो मेरे को नहीं लगता कि शायद उनको कभी सेना में भी जाना था, परंतु वो लोग गाड़ियां जला रहे हैं और किस तरीके से ट्रेन जली। अभी मेरे को क्रोध क्यों आया, जहां पर शिवाजी ब्रिज के ऊपर कांग्रेस के लोगों ने ट्रेन को रोक रखा, एक बच्ची जो 8-9 साल की थी, एक लोकल उसमें बैठी थी और उसकी तबीयत खराब हो गई और उसी समय बहुत बमुश्किल उसके परिवार वालों ने स्टेशन से उतरकर उनको एम्बुलेंस पे ले जाना पड़ा। बात ये नहीं है कि आप विरोध करो, विरोध खूब करो, हर पॉलिसी का विरोध करना विपक्ष का काम है। इस तरीके से तोड़फोड़, कल पूरे दिन कांग्रेस के कार्यालय पे लगभग 16-17 मीटिंगें हुई और उसमें कहां से यूथ आना चाहिए, हरियाणा से कितने यूथ आने चाहिए, कहां से कितने यूथ आने चाहिए, दिल्ली को होल्ड कर देना चाहिए, ये मीटिंगों में हो रहा है। ये कौन से देश के निर्माण की बात कर रहे हैं हम सब लोग? हमारी पॉलिसी गलत है, डिस्कस करो, हम तैयार हैं। हर प्लेटफॉर्म, सारी पॉलिसी तो गलत थी, सारी पॉलिसी आपकी गलत थी, लेके उत्तर प्रदेश तक। और सबको क्या बोल रहे हैं कि आप लोग जीन्स और टी शर्ट पहन के आइएगा। मैं जो बात कह रहा हूं बड़ी शालीनता से और बड़ी जानकारी के साथ कह रहा हूं,
उसमें लोगों से, बच्चों से कह रहे हैं कि आप टी शर्ट और जींस पहन के आइएगा जिससे आप स्टूडेंट लगे। ये कौन सी विचारधारा के कांग्रेस के लोग हैं? और कांग्रेस ऑफिस में बैठ के कर रहे हैं। रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक लोग आ रहे हैं। पुलिस को चेकिंग में लगाना पड़ा बॉर्डर के ऊपर। आज बॉर्डर की स्थितियां क्या है आपको मालूम है? मैं यही कहना चाह रहा हूं, दर्द है सीने के अंदर कि जिस देश के निर्माण के लिए 70 साल कांग्रेस ने सरकारें चलाई है, उसी देश के निर्माण में हम भी कुछ आगे करना चाह रहे हैं। और यदि किसी विषय पर आपको हमारे से मतभेद है तो ये तरीका नहीं है कि आपने कल कम से कम 12 बजे से लेके रात को 11 बजे तक 10 मीटिंगें करी होंगी। ये गुस्सा है मन के अंदर। पल्लवी जी, आप और हम क्या करेंगे? तो आप मीटिंग भी नहीं करें, आप मीटिंग भी नहीं करें अवस्थी जी। आपको यदि आर्मी में जाना है, मीटिंग भी नहीं करें, आप सभी आईसीसी कार्यालय में घुस के जो है आपकी गुंडा पुलिस निकाल के मारेगी, वो चलेगा? अरे भाई भरत सिंह जी, जब आपसे पूछा जाएगा आप जवाब दीजिएगा। नहीं, अब 1 घंटा आप ही बोलेंगे। खत्म कर देता हूँ। पल्लवी जी पूरा इनको ही बुलवाना है तो हम लोग जानते हैं दूसरी मेरी मीटिंग है। इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये डिवाइस नहीं किया है। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अवस्थी जी मुझे धमका रहे हैं, अब आप धमकी दे रहे हैं मुझे। नहीं, धमकी नहीं दे रहे। दूसरा एक कार्यक्रम में 1-1 घंटा अगर बुलवाना है तो हमको 5 मिनट के लिए बुलवाए। अगर 20 मिनट इनको देंगे तो 5 मिनट के लिए हमको लेंगे। क्या मैंने आपको टोका था जब आप बात कर रहे थे? तब क्या मैंने आपको टोका था? आपने रोका, बोला कि ठीक है, तो उसके बाद आवाज चली गई, फिर आवाज सही हुआ। अब 1 घंटा अगर बोलेंगे, वही बोलेंगे तो हम 5 मिनट के लिए बोले हैं। अगले भरत सिंह जी, अगले 30 सेकंड में अपनी बातों को खत्म कर दूंगा। मैं खाली ये कह रहा हूं, देश के निर्माण में खाली सत्तारूढ़ दल पार्टी का सहयोग जरूरत नहीं है, सबका सहयोग चाहिए होता है। आप उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को भी सोचिए। आज 65% 70 साल में आपने कितना सहयोग दिया था हमें, कितना विरोध किया था आपने? हमने कभी आपके कार्यालय में घुस के किसी को मारा था? मैं अवस्थित यही पूछ रहा हूँ ना आपसे। काउंटर सवाल ये था कि 70 सालों के इतिहास में आप एक बार भी बता दीजिए कि जब कभी बंद हुआ, भारत बंद हुआ है या दिल्ली बंद हुआ है, तो कब आपके कार्यालय में कांग्रेस के राज में दिल्ली की पुलिस आपके कार्यालय में घुस के सांसदों का हड्डी तोड़ी है? कभी हुआ था? अरे आप लोग ने तो वो करामात करने चालू कर दिया है कि हमारे आईसीसी के कार्यालय में घुस के आपकी गुंडा पुलिस, जो कि नरेंद्र मोदी की पुलिस है, वो दिल्ली पुलिस होती तो यहाँ पे ना बैच पे ना नाम लिखा होता था, किसी के बैच पे नाम नहीं लिखा था, सब नाम उखाड़ के ना रख के आए थे। तो ये शंका होता है कि कहीं वो दिल्ली की पुलिस थी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भेजे हुए गुंडे थे, जो कि निकाल के आईसीसी हेडक्वार्टर से मारा जाता है। पल्लवी जी, ये देश का संविधान ये कहता है क्या? कानून व्यवस्था ये कहता है क्या? किस कानून के धारा में ये लिखा है? अगर यही 70 साल तक हम लोग करते थे तो आज इनका नामो निशान मिट गया होता था। आज ये भाजपा दिखती नहीं थी कहीं। हमने जो है कानून के हिसाब से चलना सीखा है, हमने बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान से चलना सीखा है। इसी वजह से हम जो है बड़ी नम्रता से और विनम्रता से हम लोग पेश आते हैं। और आप लोग क्या गुंडई से पेश आते हैं? जिस देश का गृह मंत्री तड़ी पार होकर गृह मंत्री बने, उससे अपेक्षा क्या की जा सकती है? यही अपेक्षा की जा सकती है अवस्थी जी। चलिए, अभी आप बात रख लीजिए भरत सिंह जी, फिर आप बोलेंगे कि मैंने आपको बीच में दिया। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अग्निवीर जो इन्होंने लाया है अग्निवीर सैनिकों के लिए, ये जब तक रूल बैक नहीं होगा, देखिए इन्होंने जितना भी लेके आया, जितनी भी योजनाएं लेके आई, वो सारी योजनाएं को उनको वापस लेना पड़ा। चाहे वो कृषि कानून लेके आए हो, चाहे वो इसका एक और कानून वो लेके आए हो, फिर नोटबंदी का लेके आए, 50 दिन में नहीं हुआ तो मुझे फांसी लगा देना। अब कौन देश के प्रधानमंत्री को फांसी लगाएगा पल्लवी जी? ये तो जुमला है। 15 लाख का पहले शुरुआत 15 लाख से जुमले से किए थे, और हर जो भी इन्होंने लेके आया वो सारा रूल बैक करते गए। फिर ये जो है एक बार फिर ये लेके आए, और उसके बाद में फिर इनको जो देखिएगा फिर से इनको ये वापस लेना पड़ेगा। अग्निवीर जो किए आवाज मेरी रिटर्न आ रही है पल्लवी जी? मैं आपकी वॉइस ठीक करवा देती हूँ सर, आप तब तक अपनी बात जारी रखिए, उसके बाद मुझे पीयूष जी का भी रुख करना है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जितने भी कानून इस देश में 2014 से 2022 तक भाजपा ने बनाया, वो सारा इनको जो है उसपे से या तो वापस लेना पड़ा या तो उसको रद्द करना पड़ा। आखिर ये नौबत क्यों आती है? आप जो है कृषि कानून किसानों के लिए बनाते हैं, अब किसानों को ही पसंद नहीं आती है।
खुद भूमि अधिग्रहण वो किसानों के लिए करते हैं, वो भी वो पसंद किसानों को नहीं आती है। देश के लिए आप नोटबंदी लेके आए, नोटबंदी करने के बाद में देश को आज किस स्थिति में पहुंचा दिया, नोटबंदी भी सफल नहीं हुई। ये सारे जो है रिपोर्ट और सारे जो है विशेष करके जो अर्थशास्त्री है उन्होंने भी बता दिया। मनमोहन सिंह जी ने भी, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी बता दिया। तो आप जिसके लिए अब जो ये लाए हैं आप जो अग्निवीर, ये देश के नौजवानों को जो सैनिक बनना चाहते हैं उनको ही पसंद नहीं है। तो आप जो योजनाएं लाते हैं, जिसके लिए लाते हैं, वो सभी लोग इसका जो है विरोध करते हैं। तो आप लाते किसके लिए है, ये पूरा आप बता दीजिए। और दूसरी बात मैं अवस्थी जी एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो आपके नेता कैलाश विजय वर्गीय जी ने कहा कि उनको 4 साल के बाद हमारे ऑफिस में नौकरी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की मिलेगी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप बताइए। ठीक है, मैं अवस्थी जी आपका जवाब लूंगी। एक बार मैं पीयूष जी का रुख कर लेती हूँ। पीयूष पंत जी, बहुत सारी शंकाएं हैं सर, अब इन शंकाओं को दूर करने की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार की है। उम्मीद कर सकते हैं कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द ये तमाम शंकाओं को दूर करे और युवाओं के मन में जो इतनी दुविधा उठ रही है इस समय, वो दुविधाएं दूर की जाएं। पंत साहब। पीयूष जी, आवाज मिल रही है आपको? नहीं, पीयूष जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से उनकी फोन लाइन पैच करवा लेते हैं। अवस्थी जी, आपके जवाब चाहेंगे, और वो एआईसीसी मुख्यालय में घुसकर जबरदस्ती मार पिटाई वाली बात का जवाब जरूर दे दीजिएगा। जरूर दूंगा मैं। आप देखिए, ईडी को कुछ क्वेश्चन पूछने थे राहुल गांधी जी से। उन क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए राहुल गांधी जी को बुलाया गया, और राहुल गांधी जी बिल्कुल सही हैं, तो ये बवाल क्यों है? उनको कहा गया कि आपको कोई धरना देना है तो रामलीला मैदान पे दे दीजिए, ज्यादा लोग चाहिए तो, और कम लोग चाहिए तो आपको जंतर मंतर पे भी हो जाएगा। उसको भी नहीं माया। जबरदस्ती राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं और उनकी इमेज थोड़ी बहुत ठीक हो जाए, वो भी कुछ संघर्ष कर सकते हैं, उसके लिए उसको एस्टेब्लिश करने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, जगह जगह आग लगा रहे हैं। टायरों में कैसे आग लगी है, किस तरीके से अराजक तत्व कांग्रेस के ऑफिस से निकलकर कांग्रेस के कार्यालय के सामने आग लगाते हैं, हमने सबने टीवी पे देखा है। क्वेश्चन ये है कि 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी जिसको उस पे ये जवाब भरत जी, आप नहीं बोलेंगे जवाब, जब मैं बोल रहा हूं, जब आपसे पल्लवी जी ने और मैंने जो पूछा, वो क्या बोलना है? अगर नहीं अवस्थी जी जब पूर्व डायरेक्टर ने, पूर्व ईडी के डायरेक्टर ने जब केस को क्लोज कर दिया था, तो नहीं क्या नहीं क्यों था? आप कहिए इस चैनल पे बैठ के ये बताइए कि क्लोज किया था कि नहीं किया था। उन्होंने क्या दिया था कि इसमें कुछ भी नहीं। अरे क्या आप झूठ बोल रहे हैं? चैनल पे बैठ के आप झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। आप सुनिए तो पहले। मैं सुनूं कैसे? मैं जबरदस्ती आपकी दलील सुनूंगा? आप गलत नहीं, आपको साथ समझ में आता है। अब मैं आपको दूं कॉपी, फिर नहीं बोलने नहीं दूंगा। आप गलत बोलोगे तो आपके पुलिस, आपकी गुंडा पुलिस, आपको मैं दिखा देता हूं, आपको मैं दे देता हूं, भेज देता हूं कि आपके पूर्व डायरेक्टर को आपने क्यों चेंज किया, आपने उसको बदल क्यों दिया। उसके बाद आप अब जो है ये डायरेक्टर आए हैं और क्या ढूंढ रहे हैं भाई? जब आपके एक डायरेक्टर ने ये कह दिया कि जो है ये इसमें देखिए, आप ही जवाब दे दो हमको। अवस्थी जी झूठ मत बोलिए। और मैंने आपसे पूछा कि जो है अंदर ऑफिस के अंदर घुस के मारते हैं क्या, ये मुझे बताइए। संविधान में कही है क्या, ये बताइए। बिल्कुल है। पहले लोअर संविधान में है, तक आपको अलाउ किया जाता है। अवस्थी जी हम फिर आएंगे, हम फिर से आएंगे, और हम आएंगे राज्य सरकार में ना। मैं आपको बताता हूँ, ये धमकी समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ, हम सरकार में आएंगे। यही ईडी है ना, आपके घर पे भी पहुंचेगी, हम भी आपके ऑफिस में पहुंचेंगे। पार्टी का एक कार्यकर्ता ये कह रहा है। सुनिए, अब मेरी बात सुन लो भरत सिंह जी। बोलिए अवस्थी जी, बोलिए अवस्थी जी, बोलिए। नेशनल हेराल्ड एसोसिएट जर्नल को 90 करोड़ रुपए आपकी पॉलिटिकल पार्टी देती है, जो आपकी चंदे से बना हुआ है, ठीक है। और 90 करोड़ को
यंग इंडिया उसका जो लॉसेस है वो यंग इंडिया को दिया जाता है, जो सोनिया गांधी और इनका है, राहुल गांधी का। और उस 90 करोड़ की लायबिलिटी ट्रांसफर करने के बाद उसको 50 लाख में दे दिया जाता है 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को। आप भी समझोगे नहीं, हम भी नहीं समझेंगे साहब। ईडी को क्या समझाओगे? ईडी को क्या समझाओगे? यहाँ तो आपने, अरे मैं समझा दिया, ईडी समझ ली थी अवस्थी जी, ईडी समझ ली थी, इसी वजह से क्लोज कर दी थी, क्योंकि उसमें नो लॉस नो प्रॉफिट है। उसके अंदर कोई किसी को प्रॉफिट नहीं मिल सकता है, लॉस प्रॉफिट भी नहीं हो सकता है। और वो कोई बेची गई प्रॉपर्टी नहीं है, उन्होंने किसी को बेचा नहीं है। मैं सुना हो, मैं देखिए, आप जबरदस्ती है ना, जबरदस्ती केस, आप बोले इस केस को देखिए अवस्थी जी, चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं ना सर, समय भी कम होता जा रहा है, एक एक करके बात करेंगे। अवस्थी जी, इस पे डिबेट बहुत चैनलों पे हो चुका है, यहाँ पे भी हो चुका है, पल्लवी जी ने भी कर चुकी है। मैं ये सवाल, सीधा सा सवाल है कि जब एक पुलिस ऑफिसर या एक ईडी का ऑफिसर किसी चीज को क्लोज कर देता है और उसके बाद एक दूसरा ऑफिसर आप उसको निकाल देते हो कि तुमने क्लोज कैसे किया, और अपॉइंटमेंट दूसरे को करते हो और उसको बोलते हो कि इसको जबरदस्ती परेशान किया जाए, तो परेशान करने के, देखिए इसके बाद अगर इतने आप है ना, आप भाजपा क्या करती है पता है? देश में उन सारे मंत्रियों का, उन सारे नेताओं का हनन करती है, उनका जो है मान सम्मान का हनन करती है। क्यों करती है पता है? क्योंकि आप लोग डरे और सहमे हुए हो, आप लोग डरे और सहमे। सुनना भी सुना करो, लोअर कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है और सुप्रीम कोर्ट होती है। आपको कोई लगता है कि किसी ने आपको फ्री कर दिया है, आपको कहते हैं इल्जाम से मुक्त कर दिया है, आपके पास कोर्ट है, आप जाओ वहां पे बोलो कि हमको जबरदस्ती बुलाया जा रहा है। अरे सुनिए पहले भरत सिंह जी, अब आप पहले सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। सुन रहा हूँ, सुन तो रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन होने पर यदि आप बिल्कुल सही हैं तो दोबारा यदि बुलाया गया है तो आप वही जवाब दे दीजिए। आप ये जवाब तो मत दीजिए कि मोतीलाल वोरा जी ने किया था, क्या लेन देन हुआ मेरे को याद नहीं है, राहुल गांधी जी ऐसा बोल रहे हैं। भैया कंपनी के अंदर शेयर होल्डर, और आपने अभी एक बात कही भरत सिंह जी कि नो लॉस नो प्रॉफिट है, एनजीओ है। भैया हम अपने एनजीओ में क्या 2000 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी को ले सकते हैं? नहीं, आप प्रॉपर्टी को ग्रैब करना चाहते हैं, अंदर घुस के मारा, नेता अंदर घुस के मारा क्यों? के पैसे से, अवस्थी जी के पैसे से अवस्थी जी को ग्रैब करना चाहते हैं, और ईडी ने क्वेश्चन के लिए बुलाया है तो आपको जाना चाहिए। नहीं, अवस्थी जी घुस के जो पुलिस मारी है उसमें तो आइए ना, आपके लोग वहां आग लगा रहे थे, ठीक है, अब हो गया। लगाया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, अब मैं आपसे नहीं आप नहीं भागे क्या? नहीं आपके घर में जाएंगे तो अरे आप रुकिए ना, अरे रुकिए ना, अब मैं अब आ गया, आप आ जाता हूँ। एक काम करिए, हमने गलती किया, कहे ना आग लगा के हम घर में चले गए, हम क्यों वहां पे जो है मोर्चा निकाले? यही बोले ना कार्यकर्ता साहब। आपके महाराष्ट्र में नहीं साहब, अरे साहब अंदर कार्यालय के अंदर, अरे साहब रुकिए ना, आप सुन लीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सुन लीजिए। महाराष्ट्र में आपके नेता, आप अरे रुक तो जाइए, आपकी बात देखिए, मैं उसका आपको एग्जांपल देता हूं ना। आपके महाराष्ट्र के एक नेता हैं परवीन दरेकर, 421 करोड़ के घोटाले में ईओडब्ल्यू यहाँ पे जांच कर रही है। जब उनको नोटिस दी और नोटिस देके जब पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, ईओडब्ल्यू ऑफिस बुलाया गया, तो आपके जितने भाजपा के नेता, देवेंद्र फडणवीस से लेके चंद्रकांत पाटिल से लेके जितने बड़े नेता है, किरीट सोमैया से लेके, सब लोग ने जाके वहां पे एकदम धरना प्रदर्शन तोड़फोड़ शुरू कर दिया। तो एक तरफ आप एक तरफ तो ये सही है, उनको भी क्यों नहीं बंद कर सकते? महाराष्ट्र की गवर्नमेंट आपकी है, गवर्नमेंट आपकी है, हड्डी तोड़े कोई भी भरत सिंह जी एक विरोधी पक्ष नेता का हड्डी तोड़े। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच की हम बातचीत करते रहेंगे। ठीक है, हो गया। अग्निपथ पर आ जाते हैं सर। दिख रही है कि टीस किस बात की ज्यादा है? राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ चल रही है, इस बात की टीस ज्यादा है या देश जल रहा है, इस बात की टीस ज्यादा होनी चाहिए? इसका भुगतान करना पड़ेगा। और हो गया भरत सिंह जी, बस वापस मुद्दे पर लौट आते हैं। अवस्थी जी छोड़ दीजिए इस मुद्दे को सर, छोड़ दीजिए। अभी कंसर्न इस बात का होना चाहिए कि देश की सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है। हम लोग नहीं, हम लोग कम से कम
कोर्ट कचहरी देश के कानून की हम मान सम्मान करना जानते हैं, हम मान सम्मान करना जानते हैं। हम जबरदस्ती किसी सांसद को मतलब क्या किसी का घर तोड़ दे, बुलडोजर चला दे? अब आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? जो ये जो अग्निवीर जो अभी बच्चे जो इसमें शामिल थे, अब उनके घर पे आप बुलडोजर चलाएंगे, उनके घर को तोड़ेंगे? अब ये करेंगे आप लोग? हम शपथ ग्रहण अभी कल बताया ना उन्होंने, उनसे एक राइटिंग में लेंगे कि वो किस तरीके क्या करेंगे? उन्होंने तोड़िए घर, तो जॉब क्यों जाएगा। राइटिंग मिलेंगे? क्यों राइटिंग मिलेंगे? दूसरे समाज का घर तोड़ेंगे और इनसे राइटिंग मिलेंगे। अब आप घर नहीं तोड़ेंगे? आप पत्थर मरवाएंगे क्या लोगों के ऊपर? आप पत्थर मरवा रहे हैं? आप गाड़ी चलवाएंगे? मैं आपकी भाषा में बोल रहा हूँ, मैं आपकी भाषा में बोल रहा हूँ कि गाड़ी जो चलाएगा, हिंसा करेगा, उसका घर तोड़ेंगे, उनका घर तोड़ेंगे? बिल्कुल तोड़ेंगे, क्यों नहीं, उनको बंद तो आप करेंगे। इन लाखों लोग जो बच्चे आज सड़क पे उतरे, इनका घर तोड़ेंगे आप? ये क्यों नहीं तोड़ना चाहिए बताइए? इनके पास से पैसा वसूल नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं करना? आप लाए हो ना, नियम आप लाए हो, मेहनत वो करते हैं, मेहनत इस देश का नौजवान करता है, देश का नौजवान मेहनत करता है और उसके बाद उसके लिए आप झुंझुना लेके आते हो? झुंझुना लेके आओगे? इस देश के नौजवान ने बचा के रखा है देश को, तो आप झुंझुना लेके आओगे, झुंझुना लेके आओगे और उसके बाद किसी के घर पे बुलडोजर चलाओगे? ये इसका हमको, इसी का हमारा विरोध है, इसी का हमारा विरोध है। नहीं, इसी का हमारा विरोध है अवस्थित जी, कि आप जो कह रहे हैं कि बच्चों के घर को तोड़ेंगे, बाकी लोगों के घर तो को तोड़ेंगे, ये नहीं चलेगा ज्यादा दिन। ये देश में घर तोड़ने वाला बुलडोजर नहीं चलेगा। ये देश में एक संविधान है, कोर्ट कचहरी है, कोर्ट कचहरी है, एक संविधान है, एक नियम बना हुआ है, उस नियम के दायरे में चलना चाहिए। खाली आपकी आदत है कि आप सुनते नहीं हो। मैं ये कह रहा हूँ, शुरू कितना शुरू, मतलब आप जो बोलेंगे वो सही है? अच्छा सुन लो, ना भाई जो आप कहे वो सही। अच्छा आपकी बात ही बोल रहा हूँ। किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का क्यों ना हो, वो यदि देश की कोई भी संपत्ति को आग लगाएगा, पत्थर चलाएगा, किसी भी धर्म और किसी भी जाति और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उसके ऊपर पूरे के पूरे एक्शन होने चाहिए, चाहे बुलडोजर चले और चाहे उससे पैसा वसूल कौन करेगा? क्यों नहीं करेगा? कोर्ट कचहरी करेगा, क्या आप करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हम जो संविधान का तरीका आप करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप करेंगे। भरत सिंह जी, ये जमाना चला गया अब कि आप यहाँ पे आग लगा दो। मतलब कोर्ट कचहरी को नहीं मानना है, सालों में कानून को नहीं मानना है, कानून को नहीं मानना है, मतलब हमने माना है, कोर्ट कचहरी कानून को माना है। आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं हम कोर्ट कचहरी को नहीं मानेंगे। अरे आपने खत्म कर दिया भाई, वही तो हम कांग्रेस पार्टी चिल्ला क्या रही है? कांग्रेस पार्टी यही चिल्ला रही है और यही बता रही है, कांग्रेस पार्टी बता रही है कि आपने संविधान को खत्म कर दिया है। अब जो है ठोक तंत्र चल रहा है, लोकतंत्र नहीं चल रहा है। पल्लवी जी, मैं यही बार बार कहना चाहता हूँ, आप लोग ठोक तंत्र चलाना चाहते हैं। समय बहुत कम है, एक एक करके बात कर ले। सर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ दोनों से, आप बहुत देर से दोनों एक साथ बोल रहे हैं, एक एक करके बात करते हैं। हत्याएं करेंगे, ट्रेनों को जलाएंगे ठीक है, या पत्थर मारेंगे। अवस्थी जी, ये हिंसक प्रदर्शन के पक्ष में कोई नहीं है, इस हिंसक प्रदर्शन के पक्ष में कोई नहीं है। अब बस आप ये बताइए कि ये प्रदर्शनों का दौर कैसे थमेगा? हो गया सर लगवाने का काम आप लोग, भरत जी बस हो गया। भरत जी बहुत देर से बोल रहे हैं अब आप, बस हो गया सर। एक एक करके बात करेंगे, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो दोनों की आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। दिल्ली के अंदर वो करना है। अवस्थी जी छोड़िए कांग्रेस पार्टी को, आप ये बताएं ये प्रदर्शनों का दौर कैसे थमेगा और कब थमेगा? जी आप खाली देखिए, पल्लवी जी मुझसे पूछिए अवस्थी जी से, उसके बाद मैं तुरंत लौटूंगी आपके पास भरत जी, और हमारे पास समय बहुत कम है इसलिए मैं कहूंगी कि दोनों एक एक करके बात करेंगे। अवस्थी जी बताइए सर, ये कैसे थमेगा? देखिए, हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे तीनों सेनाध्यक्षों ने कल टीवी चैनल पर मीडिया के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, और इसको बनाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी ने बनाया, कोई भाजपा ने नहीं बनाया, आर्मी की एक कमेटी बनाया है। और आर्मी की जो कमेटी को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं कांग्रेस और इनके विपक्ष के लोग, इनको तो एक राजनीतिक मुद्दा चाहिए किसी तरीके से। और मैं ये इनसे और आपके चैनल के माध्यम से सबसे अनुरोध करता हूँ कि कोई भी विषय है उसको हिंसा से नहीं सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उसको अहिंसा से, सत्याग्रह से किया जा सकता है। और इस बात में भरत सिंह जी भी मेरी बात को सही कहेंगे कि हिंसा कोई रास्ता नहीं है किसी भी चीज का, और यही मेरा अनुरोध भी है। कोई भी विषय है आप रखिए और उसको सुना जाएगा, जरूर सुना जाएगा, कोई किसी चीज पर थोपा नहीं जाएगा किसी को भी। भरत जी। जी पल्लवी जी। ठीक है भरत जी, आवाज मिल रही है?
नहीं मैं मैं अवस्थी जी की रिक्वेस्ट इस बात आपसे भी यही करूंगी सर कि अपील कीजिए, चाहे अपने अवस्थी जी कार्यकर्ताओं की इस से बात करें या से युवाओं से अवस्थी करें कि देश की नहीं, सरकारी अवस्थी जी की इस संपत्ति बात को से आग ना सहमत हूँ। लगाएं। अवस्थी जी की इस बात से सहमत हूँ कि हिंसा किसी भी रास्ते का कोई भी ये नहीं हो सकता है, रास्ता नहीं निकल सकता है। इस देश के नौजवानों को हमारे बापू ने, गांधी जी ने एक बहुत बड़ा जो है सत्याग्रह करके बताया था कि अंग्रेजों को भगाने में सत्याग्रह से हमने भगा दिया था। देश झुकेगी, सरकार भी झुकेगी। देश नहीं, सरकार झुकेगी। देश नहीं सरकार झुकेगा। झुकेगी नहीं, देश नहीं झुकेगा। देश, माफ करिएगा, देश नहीं झुक सकता है और देश हम झुकने भी नहीं देंगे। हमारा मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि देश के नौजवानों को सरकार को झुकाना है, सत्याग्रह अपनाइए। सत्याग्रह एक बहुत बड़ा रास्ता है। देश की जो संपत्ति है, ना वो किसी कांग्रेस पार्टी की है, ना वो भाजपा की है, ना किसी और पार्टी की है। वो देश की संपत्ति सभी जो है देश के जनता के करों के पैसे से बनी है। वो आपने भी उसमें मेहनत करके कर दिया होगा, आपके परिजनों ने भी दिया होगा। तो उसको जलाने और तोड़ फोड़ करने से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। हाँ, एक जो है बड़ा सत्याग्रह की जरूरत है देश के नौजवानों को, और वो रास्ते पे आके और खुल के इस तरह से पत्थर और डगर न मारे, ट्रेनों को न जलाए। आप अपनी बातों को सत्याग्रह के माध्यम से रखिए। बहुत बड़ी ताकत है एकजुटता में और सत्याग्रह में। सरकार देखिए, ये 3 जो कानून लेके आए थे, कृषि कानून लेके आए थे, 1 साल लगा। बहुत सारी यातनाएं किसानों ने सही, पल्लवी जी। बिल्कुल लेकिन भरत फिर जी, भी देखिए देश के अगर ये प्रधानमंत्री अग्निपथ स्कीम युवाओं के हित में नहीं है तो सरकार इसे वापस लेगी, क्योंकि सरकार की भी अंततः मंशा यही होगी कि वो अपने युवाओं को, अपने छात्रों को फायदा पहुंचाए। अब यही है कि इस बीच में ये हिंसक प्रदर्शन ना हो, ये अपील करनी चाहिए और हमें भी एक नागरिक होने की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। भरत जी, माफी चाहूंगी, अभी समय की बहुत कमी है। आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े और इस मसले पर आपने अपना समय हमें दिया। और इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।